चलिए आज एक ऐसे टकराव को समझते हैं जो अमेरिका और उसके सबसे पुराने यूरोपीय सहयोगियों के बीच शुरू हुआ है। ये एक हालिया घटना है, लेकिन इसके तार इतिहास में बहुत बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। तो इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई डोनाल्ड ट्रंप के इस सीधे हमले से। उन्होंने पब्लिकली फ्रांस पर यह आरोप लगा दिया कि वो ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैनिक कार्रवाई में बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहा है। तो असल में हुआ क्या? आरोप यह है कि फ्रांस ने अमेरिकी मिलिट्री प्लेन्स को, जो इजराइल के लिए हथियार लेकर जा रहे थे, अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने से मना कर दिया। अब ये दो सबसे पुराने सहयोगियों के बीच एक बहुत बड़ी दरार का इशारा है। और ये सिर्फ कोई बयान नहीं था, ये फ्रांस और आप कह सकते हैं पूरे यूरोप के लिए एक सीधी सीधी चेतावनी थी कि अमेरिका इस मदद की कमी को भूलेगा नहीं और इसके नतीजे जरूर होंगे। देखिए, इस घटना को अकेले में नहीं देखा जा सकता। ये ट्रंप की एक बहुत पुरानी और गहरी सोच का हिस्सा है। असल में उन्होंने खुद हाल ही में 1987 का अपना एक इंटरव्यू शेयर किया, जो इस पूरे पैटर्न को समझने के लिए बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, 1987 में उन्होंने पहली बार ये बात कही थी कि ईरान पर हमला करके उसके तेल पर कब्जा कर लो, और आज लगभग 40 साल बाद अमेरिका ईरान के साथ एक बड़े मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ है। ये एक ऐसा पैटर्न है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो सवाल ये उठता है कि 1987 में आखिर ऐसा हुआ क्या था जिसने एक रियल एस्टेट डेवलपर को अचानक फॉरेन पॉलिसी का एक्सपर्ट बना दिया? इसका जवाब एक ऐसी थ्योरी में छिपा हो सकता है जो किसी जासूसी नॉवेल से कम नहीं है। कई एनालिस्ट का यह मानना है कि 1987 में जब कोल्ड वॉर अपने चरम पर था, तब ट्रंप ने सोवियत संघ की एक सीक्रेट विजिट की थी, और कहा जाता है कि यह विजिट वहां की खुफिया एजेंसी केजीबी के बुलावे पर हुई थी। और यह बदलाव हैरान करने वाला था। मॉस्को जाने से पहले ट्रंप का पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वहां से लौटने के बाद उनकी भाषा, उनकी प्राथमिकताएं, सब कुछ बदल गया। वो अचानक अमेरिकी सहयोगियों को फ्रीलोडर्स यानी मुफ्तखोर कहने लगे और ईरान पर हमले के सबसे बड़े समर्थक बन गए। और ये सिर्फ कोई हवाई बातें नहीं है। पूर्व ब्रिटिश खुफिया अधिकारी क्रिस्टोफर स्टील जैसे एक्सपर्ट्स ने तो पब्लिकली ये दावा किया है कि रूस दशकों से ट्रंप को एक एसेट की तरह तैयार कर रहा था। तो इसके पीछे की कथित स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? एनालिस्ट्स के मुताबिक प्लान यह हो सकता है कि अमेरिका को उसके दोस्तों से अलग कर दो, उसे महंगे और थका देने वाले युद्धों में फंसा दो और देश को अंदर से कमजोर कर दो। इससे सीधा सीधा रूस के रणनीतिक हितों को फायदा पहुंचेगा। अब 1987 की वो थ्योरी सच हो या ना हो, इसका असर आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली मिलिट्री अलायंस यानी नाटो पर सीधे सीधे पड़ रहा है। ट्रंप का तर्क बहुत सीधा और लेन देन वाला है। उनका कहना है, देखो भाई, अगर तुम लोग ईरान के खिलाफ अमेरिका की लड़ाई में साथ नहीं दोगे तो अमेरिका को भी यूक्रेन में रूस के खिलाफ यूरोप की लड़ाई में साथ देने की कोई जरूरत नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है कि नाटो कितना अहम है। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी और तब से लेकर आज तक 70 साल से ज्यादा समय से ये पश्चिमी दुनिया की सुरक्षा की नींव रहा है। और नाटो की आत्मा है इसका आर्टिकल 5। इसका सीधा सा मतलब है एक पर हमला, सब पर हमला। ये सामूहिक सुरक्षा का वो वादा है जिसने यूरोप को दशकों से सुरक्षित रखा है, और अब यही वादा टूटता हुआ दिख रहा है। तो जरा सोचिए, अगर अमेरिका नेटो से हटता है तो क्या होगा? यूरोप को अपनी सिक्योरिटी के लिए एक नया सिस्टम बनाना होगा। यूक्रेन और भी ज्यादा अकेला पड़ जाएगा। ब्रिटेन को अमेरिका और यूरोप में से किसी एक को चुनना होगा, और जर्मनी जैसे देश शायद एक यूरोपीय सेना बनाने की तरफ तेजी से बढ़ेंगे। और इसमें कोई शक नहीं कि एक टूटा हुआ और कमजोर नेटो रूस के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत होगी, एक ऐसा सपना जिसे मॉस्को दशकों से देख रहा है। और इस विवाद की टाइमिंग देखिए, यह सब ठीक तब हो रहा है जब अमेरिका ईरान युद्ध चल रहा है। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर अपने सहयोगियों पर दबाव बनाने की एक सोची समझी रणनीति? तो अहम बात यह है कि वो 1987 की मॉस्को यात्रा वाली थ्योरी सच हो या ना हो, लेकिन पिछले 40 सालों में ट्रंप की कार्रवाइयां और उनके बयान एक बहुत ही कंसिस्टेंट पैटर्न दिखाते हैं जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो आखिरी सवाल यही है कि क्या हम इतिहास को दोहराते हुए देख रहे हैं? क्या एक इंसान की दशकों पुरानी सोच और एक कथित विदेशी साजिश दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाली है? जवाब जो भी हो, हम एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल तूफान के मुहाने पर खड़े हैं।